आज इतवार था। फजर अपने कमरे में थी। सफदर का कीमती लैपटॉप घुटनों पर सजाए पिछले कई घंटों से बिस्तर में बैठी काम कर रही थी। पुराने मोहल्ले के इन छोटे घरों से इस पहर बच्चों के रोने, चीखने, चिल्लाने और माँ के झड़कने की आवाज़ें साफ सुनी जा सकती थी। छोटे मकान, छोटी दीवारें, पर वॉल्यूम ऊंचा था। साथ वाले घर की आंटी शकीला अपने छोटे बच्चों को मार रही थी, जो काफ़ी देर से आपस में लड़ झगड़ रहे थे। पहले पहल वो गैर आरामदा हुई, फिर उसने सर झटक दिया। लैपटॉप पर उभरते अपने प्रोजेक्ट के विजुअल 3D मॉडल को देखते इसकी आंखें चमक उठीं। वो तख्लीक़कार थी, उसके पास ज़हानत थी, अक्ल थी और जुनून भी। वो जिस काम को ठान लेती उसे करके ही सुकून लेती थी। उसके पास ये सब कुछ था तो सफ्दर के पास पैसा था, जो प्रोजेक्ट पर बेतरकीब बहाया जा सकता था। वो दोनों प्रोजेक्ट पार्टनर थे और एक तरह से बेहतरीन पार्टनर थे। सफदर पैसे के साथ साथ काम में भी साथ बटा लेता था। वो अब टांगे सीधी किए लैपटॉप टांगों पर जमाए बैठी थी, जबकि पीछे होते टेक बैकग्राउंड से लगा लिया। हाथ बढ़ाकर बटन दबाते उसने स्क्रीन पर उभरते मॉडल को घुमाया। वो इतना शानदार लग रहा था कि वो बेसाख्ता देखी गई। ये मॉडल पहले उनके सुपरवाइज़र अप्रूव करते, उसके बाद इस पर काम किया जाता। वो स्क्रीन पर चमकते उस कान को टिकटिकी बांधे देखे गई। वो तो पागलों की तरह इस पर काम करती रही थी, और तख्लीक़कार कभी कभी अपने ही शाहकार देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो उन्हें ऐसे लम्हों में तख्लीक़ करता है जो जज्बात के ज़ेर असर होते हैं। और आर्टिस्ट का वही आर्ट सबसे बेहतरीन होता है जो तब तो बनाया गया हो जब दिल में अरमानों का जनाजा पड़ा हो। इससे पहले वो मज़ीद कुछ सोचती, बेड पर बाईं जानिब पड़ा उसका फ़ोन थरथराया। सफ्दर का फ़ोन था और स्क्रीन पर नरगिसी याद में लिखा वाज़े चमक रहा था। हाँ बोलो। फ़ोन उठाते कान से लगाया, जबकि एक हाथ से गर्दन मसलने लगी। महीने गुजर गए थे अम्मा की दी चोट को, पर आज भी तकलीफ़ होती थी। चोट हड्डी पर नहीं बल्कि पट्टों पर लगी थी, और ऐसी चोट कभी नहीं जाती। ये दर्द सारी उम्र साथ रहना था। बंदा कोई सलाम दुआ कर लेता है। सफ्दर की आवाज़ उभरी। काम की बात करो नरगिसी आदमी। टांगों पर लैपटॉप उठाकर एतराफ़ में रखा और कमर सीधी करने की गर्ज से लेट गई। वो मैं सोच रहा था नाश्ता करने चले। 1 बजे नाश्ता? अमीरों के चौंचले। इसने तड़क कर सोचा, पर कहा नहीं। मेरी सैलरी नहीं आई अभी, जब आ जाएगी फिर चलेंगे। मेरे पास पैसे हैं, तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है फजर। वो रज़ानियत से बोला। ज़रूरत क्यों नहीं है? मुझे क्या तुम्हारे बाप की कमाई हलाल है या हराम? मुझे क्या पता तुम्हारे बाप की कमाई हलाल है या हराम। आह काश कोई इसकी ज़रा सी ज़ुबान काट देता। कम अज़ कम नरगिसी आदमी सदमे में तो ना जाता। तुम्हें कुछ कहना अपने पैर पर कुल्हा तुम्हें कुछ कहना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। वो सदमे से बोला। फिर कट गए पैर? ये बचत हो गई। काट दो, ज़ुबान काट दो फजर में राज की, इससे पहले किसी का दिल कट जाए। तुम इंतहाई बेमुरव्वत औरत हो, तभी तुमने बेइज्जत होने के लिए फ़ोन किया है। वो तपाने वाले अंदाज में बोली तो दूसरी जानिब सफदर का दिल चाहा कि वो फ़ोन फजर के सर में दे मारे। देखो, कहीं फ़ोन अपने सर में ना मार लेना भई। महंगा आईफ़ोन ख़राब हो गया तो? इस पल इसके लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट उभरी। वो सफदर का बेबस चेहरा तस्वुर कर सकती थी। यू नो व्हाट, तुम्हारे जैसी औरत जहन्नुम के निचले गड्ढे में फेंकी जाती है। लेकिन वो तो तुम्हारा ठिकाना नहीं था क्या? लेकिन वो तो तुम्हारा ठिकाना नहीं था। लब ओ के अंदाज में सुकड़ गए। अब अगर मैं वहाँ चली गई तो तुम कहाँ जाओगे? पूरी दुनिया की फिक्र वो अपने लहजे में सुमोल आई। खुदा की कसम, कभी तुम मर रही होगी ना भी कभी तुम मर भी रही होगी ना, तो भी पानी नहीं पूछूंगा। वो किलस कर बोला। बहुत अच्छा फैसला है नरगिसी आदमी, अब फ़ोन रखो, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। सफदर को प्रोजेक्ट डिस्कस करना था, पर वो टक से फ़ोन काट गया। फजर को सुनना उसके बस की बात नहीं थी। जबकि फजर ने मोबाइल वापस बिस्तर पर फेंका। नाश्ता के नाम पर नाश्ते के नाम से इसके पेट में 100 चूहे दौड़ उठे थे। सुबह से कुछ नहीं खाया, जब से उठी थी लैपटॉप लिए बैठी थी।
भूख महसूस ही नहीं हुई, पर अब होने लगी थी। वो लैपटॉप बंद करते बिस्तर से नीचे उतर आई। एक ही पोजीशन में बैठे बैठे पूरा जिस्म अकड़ गया था। वो दुपट्टा उठाती कमरे से बाहर निकली। अम्मा बावर्ची खाने में थीं। खाने की खुशबू उसके नखरों से टकराई तो भूख मजीद चमक उठी। वो जैसे ही बरामदे से गुजरती सहन में आई तो सूरज की तेज़ रोशनी से इसकी आंखें चुंधिया गईं। उसने बाजू आंखों पर रखकर तेज़ रोशनी से बचना चाहा। सादा सा सलवा सादा सा शलवार कमीज पहने जो चिकन आलूदा था, बालों की ढीली सी चुटिया किए जिनमें से कई लटें बाहर निकली हुई थीं। वो अब सहन में बने खुरे बर्तन और कपड़े धोने की जगह में लगे नल पर झुके पानी के चेहरे पर पानी के छींटे मार रही थी। अरे, तुम तो बड़े दिनों बाद नजर आई हो फजर। साथ वाली आंटी शकीला अब सहन की मुश्तरका दीवार के ऊपर से झांकती नजर आई। आवाज़ सुनकर वो सीधी हुई, भीगा हुआ चेहरा लिए जो सूरज की शुआओं में दमक रहा था। वो आंटी शकीला को देखकर मुस्कुराई, फिर वो पाँव धोने लग गई। बस ज़रा पढ़ाई में मसरूफ़ होती हूँ। लहजे को हदे दर्जा नॉर्मल रखा गया। नल से शुड़ बहते पानी में इसके गुलाबी पाँव मज़ीद गुलाबी हुए। चेहरे के दोनों जानिब झूलती चंद लटें अब गीली होकर चेहरे से चिपक गई थी। वो सुरमई रंग का सादा सूट पहने हुए थी, लंबी कमीज और खुला ट्राउज़र। पाँव धोने के गर्ज से उसने ट्राउज़र थोड़ा सा ऊपर उठाया तो इसके टुकड़े वाजे हुए। पाँव तो चेहरे से भी ज़्यादा खूबसूरत थे। आंटी शकीला सताइश, रश्क और हसद की मिली जुली नज़रों से उसे देखे गईं। कितनी हसरत थी उनकी कि फजर इनके भाई के रिश्ते के लिए हाँ कर देती। फजर उनकी भाभी बन जाती, सबसे छोटी भाभी, जिसे वो दुल्हन बनाकर ले जाती तो पूरे मोहल्ले में धूम मच जाती कि शकीला अपने भाई के लिए हूर परी ढूंढ लाई थी, चांद जैसी दुल्हन लाई थी। लो भला, उन्हें कोई बताए, हूर परी ऐसे ही मिल जाती है क्या? ये आंटियां भी ना रिश्ता लाने से पहले ज़रा नहीं सोचती। कितनी बार वो रिश्ता लाई, कितनी बार उन्होंने अम्मा से बात की, पर अम्मा हर बार उन्हें ये कहकर टाल देती कि फजर का रिश्ता बचपन में ही बिल्किस के बेटे से तय हो गया था। जब वो पैदा हुई थी तभी से उन्होंने फजर को बिल्किस के बेटे के नाम कर दिया था। पर बिल्किस कौन थी, ये तो फजर भी नहीं जानती थी। अलबत्ता आंटी शकीला को पूरा भरोसा था कि इनकार की वजह फजर थी। बिल्किस बिल्किस बेगम का नाम तो बस बहाना था। अरे, ऐसी भी क्या मसरूफियत, तुमने तो हमसे बात करना ही छोड़ दिया। वो चेहरे के जाविये बिगाड़ते हुए बोली। फजर नल बंद करती खुरे से निकल आई। गले में दुपट गले में लटके दुपट्टे से वो अब अपने हाथ पांव साफ कर रही थी। दुबला पतला सरापा, दराज कद, चमकती रंगत और सिल्की बाल। इसके बाल इतने सीधे और सिल्की थे कि कभी कभी नकली का गुमान होता, क्योंकि वो हर वक्त चुटिया और जूड़े से बाहर निकलने की कोशिश में सरगर्दा रहते थे। पहले यूनिवर्सिटी जाती हूँ, फिर ऑफिस, रात गए लौटती हूँ तो किसी से मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। वो धूप में खड़ी चमक रही थी। हाँ, याद आया, तुम्हारे चचा बता रहे थे, उन्होंने रात तुम्हें 10 बजे आते देखा था। अफसोस कर रहे थे कि औरतें अकेली रह गई हैं। मैं तो कहती हूँ कोई अच्छा रिश्ता है तो फौरन हाँ कर दो। अकेली औरतों की कोई ज़िंदगी नहीं है। सारे दिन धूप में बैठे रहने से काली हो चुकी रंगत वाली आंटी शकीला इसे मुफ्त में मशवरा दिए गईं। फजर की तेवरी चढ़ गई। दिल में हजार बार खुद पर लानत भेजी कि वो शकीला जैसी औरत के मुंह लगी ही क्यों। बात तो ठीक है आंटी। अगले ही पल वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोली, अकेली औरतों की वाकई कोई ज़िंदगी नहीं है। इसीलिए आपकी बेटी रोज़ कॉलेज से वापसी पर मासी जरीना के बेटे के साथ आती है ना। चचा भी तो ज़्यादातर दूसरे शहर में होते हैं। अफसोस कि आप में माँ बेटियां घर में अकेली रह गईं। बेटा भी आपका काफ़ी छोटा है। वो कमर पर दोनों हाथ जमाए कह रही थी। आंटी शकीला के चेहरे का जर्द फीका पड़ गया। जुबान तालू से जा लगी। चेहरे पर कई साए लहरा गए। फिट्टे मुंह उनका जो उन्होंने फजर को मुंह लगाया। वो अब दिल ही दिल में खुद को कोसने लगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैंने ही उस दिन रज़ा से कहा था कि सायमा को कॉलेज से ले आए। सायमा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। वो अब अपनी खिब्बत पर काबू पाते सफाई पेश करने लगी। अच्छा, फजर ने ज़रा सोचते हुए कहा।
मुझे नहीं पता था साइमा की तबीयत रोज़ बिगड़ जाती है। मजाल है जो वो बाज आ जाए। साइमा का कॉलेज उसकी यूनिवर्सिटी के करीब ही था और पास के कैफ़े पर उसने कई बार साइमा और रज़ा को बैठे देखा था। वो वो मैं ज़रा हांडी देख लूँ। आंटी शकीला ने अपनी शक्ल गुम करना ही ज़रूरी जाना, जबकि फजर सर झटकते अंदर बढ़ गई। हाँ, अब वो सुकून से खाना खा सकती थी। बावर्ची खाने में दाखिल होते वो खजूर के पत्तों का बना मोड़ा मूड़ा खींचकर इस पर बैठ गई, टांगें लंबे कर लीं। अम्मा अंगीठी पर रखी दाल में जीरे का तड़का लगा रही थी। दाल चावल बने थे। अम्मा और उसके दरमियान सर्द जंग चल रही थी। मतलब की बात होती या होती ही नहीं थी। अब वो फजर की अब वो फजर फजर की रट नहीं लगाती थी, न बिला वजह बद्दुआएं देती थी। जो होना था हो चुका था। अम्मा ने चावल प्लेट में डालकर उसे पकड़ाए और फिर गरम गरम दाल कटोरी में डाल दी। दाल की खुशबू पूरे बावर्ची खाने में फैल गई। फजर ने दाल उठाकर चावलों में एक साइड पर डाली और चम्मच से मिक्स करते इसने पहला चम्मच मुंह में डाला। इसकी मेहनत की ये दाल रोटी 70 के पैसों के महंगे नाश्ते से कहीं बेहतर थी। अब सब मंजूर था, पर इज्जत नफ्स का सौदा नहीं। इससे पहले वो दूसरा चम्मच मुंह में डालती, दीवार पार से शोर की आवाज़ उभरी। अम्मा पागल हो गई है? क्यों पीछे पड़ गई है? क्यों मार रही है मुझे? 19 साला साइमा चीख रही थी। मैंने मना किया था तुझे कि इस लोफर का पीछा छोड़ दे। तेरा इश्क मैं पूरा करती हूँ आज। आंटी शकीला के गज़बनाक आवाज़ गूंजी। वो अब साइमा के बाल पकड़े इसकी कमर पर मुक्कों की बरसात किए हुए थी। धप धप की आवाज़ सुनी जा सकती थी। तेरा कॉलेज जाना बंद, घर से निकलना बंद, तूने हमें जलील करवा दिया। सच शुक्र आंटी शकीला का वॉल्यूम फटे स्पीकर से कम नहीं था, वरना वो ये सब कुछ कैसे सुन पाती। चावलों का दूसरा चम्मच मुंह में डालते फजर के लबों पर मुस्कुराहट रिंग गई और मुंह में जैसे शेरनी घुल गई हो। अम्मा ने रुग़बत से दाल चावल खाती फजर को देखा। आग लगानी आग लगाई है आग लगानी आग लगाई थी, उधार रखने के काबिल नहीं थी वो। हिसाब पूरा हुआ। कम अज़ कम अब अपनी बाकी मांदा की ज़िंदगी में आंटी शकीला इसे नहीं बुलाने वाली थी। तमाज़त भरी धूप लिए सुबह मौरी फील्ड में उतर आई। जोसेफ पैलेस की दीवार पर खिड़कियों से अब ये धूप छन छन कर अंदर पड़ रही थी। पैलेस के अंदर बाहर एक जैसी वर्दी पहने मुलाजिम अपने अपने कामों में मसरूफ़ देखे जा सकते थे। मौसम सरमा का आगाज़ फिर से हो रहा था और ये ठंडी मीठी सी धूप बड़ी भली लगती थी। विलियम पूरी रात जागता रहा था। कल रात ही उसके अकाउंट में निजी प्रोडक्शन ने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे। एक रिकॉर्डिंग के लिए उसकी डील हो चुकी थी और अब वो रिकॉर्डिंग पर काम कर रहा था ताकि फ़ाइनल करके उन्हें दे सके। चंद मिनट पहले उसने यूएसबी अपने सिस्टम से हटाई थी। काम तैयार था। इसने बाजू फैलाते अंगड़ाई ली। खिड़की से अंदर आती धूप में इसका सरापा वाज़ेह था। वो अपने कमरे में था। खिड़की के साथ रखे सोफे पर बैठा वो पिछले कई घंटों से काम कर रहा था। लैपटॉप बंद करते वो यूं ही सोफे पर लेट गया। मेज़ पर रखा फ़ोन बजने लगा तो उठाकर स्क्रीन पर नज़र डाली। जॉर्ज का फ़ोन था। उसने यस करते फ़ोन कान से लगाया। हेलो, गुड मॉर्निंग। जॉर्ज की आवाज़ उभरी, तरोताज़ा और ज़िंदगी से भरपूर। कहो, कैसे याद किया? कबूतर क्या पैगाम लाया है? वो मिस्टर जोसेफ और विलियम के दरमियान कासिब बना रहता था और इसी चक्कर में अच्छा खासा पिस जाता था। फिर तुमने क्या सोचा डिनर के बारे में? वो फ़ौरन मुद्दे की बात पर आया। सुनहरी धूप के ज़र्रात में चमकती विलियम की कत्थई आंखें वाज़ेह थीं। मैं तैयार हूँ, यकलफ्ज़ी जवाब दिया और फिर आंखें मीच लीं। उसकी पलकें स्याह नहीं थीं, बालों की हम रंग थीं। धूप की तमाज़त से चेहरा दमक उठा। वो अब आंखें बंद किए सीने पर दोनों बाजू बांधे और कंधे की मदद से फ़ोन कान से टिकाए लेटा था। चेहरा थोड़ा चेहरे थोड़ा सा फ़ोन वाले कंधे की जानिब झुका हुआ था। कत्थई बाल जो खमदार थे, उसके चेहरे पर गौर किया जाए तो जिल्द किसी भी किस्म के दाग धब्बों से साफ थी। गालों की हड्डियां उभरी हुई थीं। इसके होंठ बाकी गोरों की तरह निहायत पतले नहीं थे, बल्कि निचला होंठ ऊपर वाले से थोड़ा भरा हुआ था। जबड़े शार्प थे, नाक उठी हुई और गर्दन में उभरता एडम एप्पल।
कुछ भी तो नज़रअंदाज किए जाने के काबिल नहीं था। आंखें मूंदते ही उसकी पलकें भारी होने लगी। रत जगा था। नींद की देवी फौरन मेहरबान हुई। डबल सीटर सोफे से लंबी टांगें नीचे लटक रही थीं, जिसे उसने मोड़ते हुए खुद को सोफे पर एडजस्ट किया। मोबाइल कान से हटाकर सोफे पर रखा और स्पीकर ऑन कर दिया। इसके हाँ कहने पर जॉर्ज तो मानो उछल पड़ा था। क्या कहा तुमने? तुम तैयार हो? मैं डैड को बताता हूँ, वो बहुत खुश होंगे। वो मसरूर सा बोले गया। बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैं फ्री में काम नहीं करता। नींद कितनी अच्छी और मेहरबान देवी है ना। एक अच्छी नींद सौ तकलीफ़ों से निकाल लेने की ताकत रखती है। इसकी बात सुनते ही जॉर्ज की खुशी जाग की तरह बैठ गई। अब क्या चाहिए तुम्हें? आवाज़ में पहले जैसी पुरजोशी नहीं थी। मुझे गाड़ी चाहिए। एस एल एम जी एस एल एम ए एम जी रोडस्टर का नया मॉडल, वो बेखौफ बोला। यूँ तो वो ज़्यादातर दूरों पर ही रहता था। गाड़ी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, पर ये बेहतरीन मौका था अपनी पसंदीदा गाड़ी हासिल करने का। तुम पागल हो? ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा विलियम, जॉर्ज ने तंबीह की। विलियम जोसेफ को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। नाक से मक्खी उड़ाई। नींद के खुमार में इसकी आवाज़ भारी होकर सहर अंगेज लगने लगी। ठीक है, मैं डैड से बात करता हूँ। शायद वो मज़ीद कुछ भी कह रहा था, पर विलियम की नींद पर विलियम पर नींद की वादी में पर विलियम नींद की वादी में उतर गया था। कुछ देर बोलते रहने के बाद जॉर्ज ने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि विलियम जाने कितने दिनों के बाद यूं पुरसुकून नींद सोया था। कभी कभी बंदर की हरकतों से तंग आकर शेर उसे बिना कुछ कहे ही अपनी कुछार में चला जाता है, और बंदर को लगता है कि वो शेर से जीत गया। खुशफहमियों के सिलसिले कितने दराज हैं। शेर से जीत जाने की खुशी में बंदर जंगल का नया राजा बना फिरता है, और फिर एक दिन पता है क्या होता है? चलो चलो, आगे चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। एडिनबरा में बारिशों के सिलसिले दराज होने लगे। यूँ तो स्कॉटलैंड में पूरा साल बारिशें ही चलती हैं, चाहे मौसम गर्म हो या फिर सर्द, रिमझिम बारिशें जारी रहती हैं। साल के कुछ महीने होते हैं जब मौसम खुश्क हो जाता है, और ये मार्च से जून के दरमियान होता है। और इस वक्त भी रात के 8 बजे का वक्त था। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी और पिछले कई दिनों से बारिश की झड़ी लगी हुई थी। सुबह सूरज निकलता तो दोपहर में बारिश हो जाती। हल्की हल्की बारिश में एक चमचमाती रोडस्टर स्टारलाइट प्रोडक्शन हाउस के गेट के सामने आकर रुकी। मरकरी रंग की ये गाड़ी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। विंडो स्क्रीन पर टिप टिप बारिश के कतरे गिरने लगे। ड्राइविंग सीट पर विलियम बैठा था, जबकि साथ वाली सीट पर घबराया हुआ नील। गेट खुला तो विलियम गाड़ी अंदर ले गया। आज प्रोडक्शन हाउस के डिनर हॉल में वो खुसूसी मेहमान था। जैसे ही गाड़ी अंदर नो पार्किंग एरिया में रुकी, एक शोफर जल्दी से गाड़ी की जानिब बढ़ा और विलियम की जानिब का दरवाज़ा खोल दिया। थैंक यू, विलियम ने मुस्कुरा कर कहते दरवाज़ा वापस बंद किया। साथ बैठा नील घबराहट का शिकार था। वो विंडो स्क्रीन से ही स्टारलाइट स्टूडियो की कई मंजिला इमारत को देखने की कोशिश कर रहा था। एडिनबरा के इस वसीअ खित्ते पर फैला ये प्रोडक्शन हाउस अपनी मिसाल आप था। ये कभी खाली नहीं होता था। इसके अंदर कई सेट थे। बेक वक्त कई फ़ोटोशूट जारी होते, कई कमर्शियल्स की शूटिंग चल रही होती थी। नील ने विंडो स्क्रीन पर चलते वाइपर्स को देखा, जो बारिश की बूंदों को बेदर्दी से रगड़ते स्क्रीन को साफ करने की कोशिश कर रहे थे। तुम श्योर हो ना, तुम्हारा ड्रैकुला बाप मुझे देखकर मुझ पर हमला नहीं करेगा? वो जिंदगी में पहली बार इतना तैयार हुआ था। नीले रंग के डिनर 3 पीस सूट में मलबूस बालों को जेल से सेट किए नील बार बार पहलू बदल रहा था। इसने सरसरी सा तज़किरा किया था विलियम से कि वो भी स्टारलाइट स्टूडियो देखना चाहता है, वो भी जेनी रॉबर्ट से मिलना चाहता है। और बस फिर विलियम ने फ़ौरन इसे तैयार कर लिया। नील ने विंडो स्क्रीन से नज़र उठाकर विलियम को अपनी बाईं जानिब बैठे देखा, जो स्टीयरिंग पर हाथ जमाए संजीदा सा बैठा हुआ था।
वो स्याह पैंट पर स्याह ड्रेस शर्ट पहने हुए था। शर्ट के कफ कोहनियों तक पोल थे और गले के ऊपरी दो बटन खुले हुए थे। वो कोट नहीं पहनता था। बालों को नफासत से सेट किया गया था। वो बिना मोज़ों के स्याह जूते पाँव में चमचम कर रहे थे। रिलैक्स हो जाओ नील, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ये लोग हमारी ये लोग हमारी गाड़ी के इर्द गिर्द क्यों खड़े हैं? नील धड़कते दिल के साथ बोला। गाड़ी के दोनों जानिब दो सूटी बूटेड गार्ड खड़े थे ताकि गाड़ी से निकलो तो वो फौरन छाता तुम्हारे ऊपर कर लें, तुम्हें बारिश से बचा सकें। विलियम ने गार्ड्स को देखते संजीदा लहजे में जवाब दिया, जबकि ये सुनते ही नील की आंखें चमक उठी। इतना प्रोटोकॉल मुझे मिले तो मैं रोज़ यहाँ आऊँ, वो बाछे फैलाए बोले। चलो चलते हैं। वो पूरा आधा घंटा लेट था और जानबूझकर ऐसा किया था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ही बाहर खड़ा गार्ड छाता लिए इनकी जानिब बढ़ा। वो चाहता तो गाड़ी नीचे तय खाने में ले जा सकता था, पर नहीं। इसे क्या ज़रूरत थी यहाँ के असूलों पर चलने की। बारिश एकदम ही तेज़ हुई। कई गाड़ियाँ यके बाद दीगरे अंदर दाखिल होती और तय खाने में बने पार्किंग एरिया की जानिब बढ़ती जाती। वो दोनों अब तेज़ी से इमारत के दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे और दोनों के अतराफ में हाथ में छाता पकड़े उन्हें बारिश से बचाते रोबोटिक गार्ड्स चल रहे थे। ऑटोमेटिक ग्लास डोर खुल गया और वो दोनों रोशनियों से जगमग करती इमारत के अंदर दाखिल हो गए। पीछे अब गार्ड्स इसकी गाड़ी को पार्किंग एरिया में लगा रहे थे। यहाँ मिस्टर जोसेफ की गाड़ी भी कभी नो पार्किंग एरिया में नहीं खड़ी हुई थी, पर वो विलियम ही क्या जो असूलों पर चल ले। जैसे ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए, मिस्टर जोसेफ का सेक्रेटरी हाथों में फूलों का बुके लिए इसकी जानिब बढ़ा। वेलकम मिस्टर विलियम। सेक्रेटरी के पीछे कई और सूटेड बूटेड लोग हाथ जोड़े खड़े थे। शुक्रिया। इसने बुके थामा और फिर अगले ही लम्हे सेक्रेटरी के पीछे खड़ा एक शख्स आगे बढ़ा और विलियम से बुके ले लिया। आए इस तरफ। सेक्रेटरी हाथ के इशारे से उन्हें लिफ्ट की जानिब इशारा करता आगे चल पड़ा, जबकि नील मरूब नजर आता था। वो चारों जानिब देख रहा था। यहाँ एक बड़ा हॉल था और चारों जानिब बस दरवाजे ही दरवाजे थे। एक वेटिंग एरिया था और एक रिसेप्शन। ढेरों दरवाज़ों के पीछे कई सेट थे, कई अलग अलग डिपार्टमेंट। वो अब लिफ्ट की जानिब बढ़ रहे थे और फिर इमारत के सबसे ऊपरी फ्लोर की जानिब लिफ्ट तेज़ी से बढ़ रही थी। ओह माय गॉड! नील ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। लिफ्ट के ग्लास वॉल से पूरा एडिनब्रा का नज़ारा देखा जा सकता था। विलियम यूं ही पैंट की जेबों में हाथ डाले बेजार सा खड़ा रहा। टिन की आवाज़ से लिफ्ट रुक गई और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, अंदर का मंजर काबिले दीद था। यूं लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए हों। सामने ही बड़ा सा डिनर हॉल था। लिफ्ट के सिरे से शुरू होता बेशकीमती कालीन पर वो पैर धरते लिफ्ट से निकल आए। शोबिस के चमकते दमकते सितारे हाथों में मुख्तलिफ मशरूबात के गिलास थामे यहाँ से वहाँ तक गिरोह की शक्ल में खड़े नजर आए थे। इस हॉल की दीवारें ग्लास की थीं और इन पर बहती बारिश की बूंदें पूरे माहौल में एक अजीब सा समा बांध रही थीं। छत से लटकती बेशुमार रोशनियाँ और कीमती फानूस। बाईं जानिब एक तरतीब से लगे रंग बिरंगे खानों के पहाड़ और नस्वानी कहकहों के दरमियान हल्के सुरों में बजता म्यूजिक। आधी अधूरे लिबासों से झांकते गोरे बदन और खुशबुओं से रची बसी फिजा। वो आ गया है मैम। दफतन किसी ने जेनी रॉबर्ट के कान में सरगोशी की। ये इसकी असिस्टेंट थी जो विलियम को देख चुकी थी। जेनी को लगा शोर साकित हो गया है। वो अपने दिल की धड़कन साफ सुन सकती थी। इसने धीरे से पलट कर देखा। सफ़ेद पैरों को छूती मैक्सी पहने जिसमें इसकी पतली कमर नुमाया थी। इसकी निगाह यहाँ से वहाँ भागती विलियम पर ठहर गई। हाँ, वो जानती थी। विलियम का पसंदीदा रंग सफ़ेद था। पैंट की जेबों में हाथ डाले वो थोड़ा सा दाएं जानिब झुका। नील की बात सुनने की पूरी कोशिश कर रहा था। मनहूस आदमी, क्यों छुपा रखी थी मुझसे ये दुनिया? वो पुरजोश था और गुस्सा भी कि विलियम पहले इसे यहाँ क्यों नहीं लाया। विलियम की नज़रें मिस्टर जोसेफ को ढूंढ रही थी, पर वो इसे कहीं नज़र नहीं आए। और फिर इसने एक अप्सरा को अपनी जानिब बढ़ते देखा। नाजुक सी हील पहने वो सफ़ेद मैक्सी नुमा गाउन वाली लड़की इसे अपनी जानिब आती दिखाई दी। बालों को गर्दन की एक जानिब गिरा रखा था। नाजुक सरापा वाज़ेह था।
وہ اسے پہچان گیا تھا۔ وہ جینی رابرٹ تھی اور اسے دیکھتے ہی نیل کا پورا منہ کھل گیا۔ یہ جینی رابرٹ ہے نا؟ اس نے ولیم کی جانب جھکتے خسر پسر کی۔ تباہی ہے، تباہی! وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس ایکٹریس کے ساتھ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس ایکٹریس کے پوسٹر پورے شہر میں تھے وہ اس سے یوں مل لے گا۔ ہیلو ولیم! وہ قریب آتی ولیم کے عین سامنے رک گئی۔ ہائی ہیلز پہنے وہ لمبی تڑنگی جینی ولیم کے قد کی عین برابر کھڑی تھی۔ اس کی یہاں موجودگی باعث شرف تھا۔ شوبز سے جڑے کئی لوگ اس کے پرستار تھے۔ اس کی اسسٹنٹ پیچھے آتے ایک فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ ہیلو! وہ زبردستی مسکرایا، سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مسٹر جوزف نے یہ پارٹی نما ڈنر کیوں رکھا تھا اور اس میں ولیم کا آنا اتنا ضروری کیوں تھا کہ اس کی مانگ پوری کر دی گئی۔ "یو آر گارجیس!" نیل کے منہ سے بے ساختہ پھسلا۔ جینی نے ایک ادا سے نیل کو دیکھا۔ "لیٹ می گیس، تم وہی ہو نا؟" قد میں نیل سے اونچی جینی اس کی جانب جھکی۔ نیل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، اس کا سارا جسم سن رہ گیا۔ "تم وہی ہو نا جو پچھلے کئی مہینوں سے مجھے میسیجز کر رہے تھے؟" اور پھر آخری میسیج غصے سے بھرا تھا کہ مجھ جیسی عورتیں جہنم میں جاتی ہیں۔ وہ مسکرا کر سرگوشی نما انداز میں کہتی سیدھی ہو گئی۔ نیل تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ آنکھیں حیرت سے مزید پھٹ گئیں اور جسم سن ہو گیا۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ جینی رابرٹ اس کے میسیجز بھی پڑھتی ہوگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اچھل کر جینی کے گلے لگ جاتا، اور جینی کے پاس یہ سب کرنے کی ایک وجہ تھی۔ وہ جانتی تھی نیل ولیم کا دوست تھا اور وہ اس کے بارے میں سب جانتی تھی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا، ٹن کی آواز سے لفٹ پھر سے کھلی اور مسٹر جوزف اپنے ساتھ جارج کو لیے اندر داخل ہوئے۔ ولیم نے پلٹ کر نہیں دیکھا، جبکہ وہ جینی کو دیکھتے اسی جانب آئے۔ "گڈ ایوننگ!" سرمئی بیش قیمتی سوٹ پہنے وہ سب پر بھاری تھے، سب سے قیمتی۔ "ہیلو ڈیفالٹ پیس!" جارج نے جھک کر ولیم کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ کچھ دیر پہلے پہنچا تھا اور فوراً تیار ہو کر اسٹوڈیو پہنچ گیا۔ ولیم یوں ہی کھڑا تھا، اسے کچھ بھی آرام دہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جینی کی وائبس اسے اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ "ہیلو ہینڈسم!" جینی نے مسٹر جوزف کی ایوننگ کا جواب بھی باک انداز میں دیا۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکرائے۔ "سمجھ نہیں آتا کس کو دیکھیں، باپ کو یا پھر بیٹوں کو؟" قریب کھڑی عورتوں کے ایک گروہ میں سرگوشیاں جاری تھیں۔ ان میں سے کئی ایسی تھیں جن کا کیریئر ابھی شروع نہیں ہوا تھا اور کئی ایسی تھیں جن کا ختم ہو چکا تھا۔ جینی رابرٹ پر مسٹر جوزف کافی مہربان ہیں، تبصرے کیے جا رہے تھے۔ "چمکتے سورج کو سبھی سلام کرتے ہیں، جب سورج ڈوب جاتا ہے تب حال ہمارے جیسا ہوتا ہے۔" لہجے میں نخوت تھی۔ "ولیم، یہ جینی رابرٹ ہے، اور جینی، آپ تو میرے بیٹوں سے واقف ہی ہیں۔ یہ ولیم ہے اور یہ جارج۔" دونوں کا تعارف کروایا گیا۔ جارج پورے دل سے مسکرایا، جبکہ ولیم نے یہ تکلف ضروری نہیں سمجھا۔ "ان سے کون واقف نہیں؟" پراسرار سی مسکان لبوں پر سجائے وہ ولیم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ "آپ لوگ انجوائے کریں۔" وہ جارج کو ایک نامحسوس سا اشارہ کرتے آگے بڑھ گئے۔ نیل کی وہاں موجودگی انہیں بری لگی تھی۔ جارج ان کا اشارہ سمجھتے ہوئے نیل کو اپنے ساتھ لیے وہاں سے ہٹ گیا۔ ولیم یوں ہی کھڑا رہا۔ ویٹر ہاتھ میں رنگ برنگے مشروبات کی تھال لیے وارد ہوا۔ جینی نے ہاتھ بڑھا کر مہنگی شراب کا چھوٹا سا گلاس اٹھا لیا، گول پیندے اور پتلے دھڑ والا گلاس جو اس کے درمیانی دو انگلیوں کے درمیان رکھا تھا۔ "نو تھینکس!" ولیم نے مسکرا کر منع کر دیا۔ "یہ مت کہنا کہ تم ڈرنک نہیں کرتے!" جینی نے دلچسپ نگاہوں سے اسے تاڑتے کہا اور پھر مشروب کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ "میں ایسا کیوں کہوں گا؟" الٹا سوال ابھرا۔ جانے کیوں بھویں سکڑی ہوئی تھیں۔ ایک بے انتہا خوبصورت لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے، جینٹل مین بننے کے لیے۔ وہ دلچسپی سے ولیم کے ناگوار تاثرات کو دیکھے گئی۔ وہ وہاں کمفرٹیبل نہیں تھا۔ وہ کیا چیز تھی جو اسے غیر آرام دہ کر رہی تھی؟ اس کی بات سنتے ہی ولیم کے لبوں پر بھی ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ کتھئی آنکھوں کا سرد پن کم ہوا۔ وہ واقعی ہنسا تھا۔ جینی رابرٹ نے بات ہی ایسی کی تھی۔
पहले से मुतासिर लोगों को मुतासिर करके जो कम नहीं उठाया करता मैं, वो महसूस हुआ था और जैनी के चेहरे पर साया सा आकर गुजर गया, पर इसने महसूस नहीं होने दिया। यानी तुम अपने मद्दाहों से वाकिफ़ हो, फिर भी उन्हें नज़रअंदाज करते हो, गज़ब करते हो। सवाल और तबसरा एक साथ हुआ। विलियम के लबों की मुस्कुराहट सिमटी, पर आंखों की चमक कायम रही। कुछ काबिले दीद हो तो ही विलियम देखता है। वेल, एक्सक्यूज़ मी। वो जान छुड़ाता नील की जानिब बढ़ गया, जो जॉर्ज के साथ बैठा हैरानी और दबे से बेयकीनी से चारों जानिब फैले खूबसूरती को तक रहा था। इंटरेस्टिंग। वो पूरा घूम गई, विलियम को जाता देखती रही। आंखों की चमक आसपास जगमग करते सभी बरकी कुमकुमों को मात दे रही थी। यूनिवर्सिटी के इस डिपार्टमेंट में इस वक्त गहमा गहमी थी। वो सब स्टूडेंट्स जिनका आखिरी सेमेस्टर था, वो बड़े से हॉल में अपने अपने ग्रोह के साथ अपने अपने प्रोजेक्ट पर काम करते दिखाई दिए। रंग बिरंगे मलबूसात शुरुआती और आखिरी मराहिल में थे। लैपटॉप की चमकती स्क्रीनों और रंग बिरंगे स्केचेस के बीच लड़के और लड़कियां धुंधी से काम करते दिखाई दिए। वहाँ सभी मौजूद थे सिवाय फजर के, जो इस वक्त मैडम रुशना के ऑफिस में थी। सफदर अभी तक आया नहीं था। मैडम रुशना अपनी कुर्सी पर बैठी थी। मेज़ पर रखे लैपटॉप की स्क्रीन पर घूमता वो मॉडल जिसे फजर ने तैयार किया था, इस वक्त इनकी निगाहों का मरकज़ था। शानदार। बेसाख्ता इनके लबों से फिसला। वो आज जीन्स पर टॉप पहने हुए थी। छोटे बाल चेहरे के दोनों जानिब झूल रहे थे। वो कई लम्हे शहरज़दा सी गाउन को देखे गईं और फिर नज़र उठाकर लैपटॉप के पीछे इस ताज़ा फजर को देखा। वो सादा से स्याह सूट में मलबूस थी। कॉटन की लंबी कमीज कस के बाजू कफ वाले थे और खुला ट्राउज़र। वो ऐसे कपड़ों में मज़ीद दराज कद लगने लगती थी। साफ बगैर किसी मेकअप के पाक चेहरा, ऊंची पोनीटेल और सर पर जमा नज़र का चश्मा जिसे इस आंखों से हटाकर बालों पर जमा लिया था। मुझे आज भी याद है वो दिन जब तुम्हारा इस यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने फैशन डिज़ाइनिंग क्यों चुना है। तुम्हें याद है तुमने क्या जवाब दिया था? वो फजर की आंखों में देखते पूछी गई, अंदाज जांचने वाला था। याद आया नहीं, अंदाज जांचने वाला था। आया वाकई इसे याद था? क्या वो आज भी अपनी बात पर कायम थी? मैं फजर महराज हूँ और मैं बुलंदियों पर राज करने के लिए पैदा हुई हूँ। फजर ने एक एक लफ्ज़ दोहराया। मैडम रुशना के चेहरे पर सताइश उभरी। और तुम पर फैला चुकी हो फजर, तुमने शुरुआत कर ली है। तुम बहुत जल्द राज करोगी, मुझे यकीन है। उन्हें पूरा यकीन था। फजर के तने आसाब ढीले पड़ गए। कई दिनों की थकन गायब हो गई। कभी कभी किसी के चंद अल्फाज हमारे ज़ख्मों पर मरहम का काम करते हैं। ज़ख्मों का इलाज ना सही, मरहम ही सही। तुम्हारे पास वक्त कम है फजर। बाकी स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट तकरीबन तैयार हैं, जबकि तुम लोगों का अभी मॉडल ही तैयार हुआ है। बस ज़्यादा से ज़्यादा और एक महीना और। मैं चाहती हूँ ये जीत फजर महराज की हो। उन्होंने मेज़ पर दोनों हाथ जमाए ज़रा सा आगे को झुकते कहा, ये एक हुक्म था। फजर महराज की जीत मैडम रोशना ही की जीत कहलाती। फजर ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया और फिर आगे होते लैपटॉप उठा लिया। वो इनसे ज़्यादा संजीदा थी और ये संजीदगी इसके चेहरे से छलकती थी। सफदर कहाँ है? मैडम रोशना को अब उसकी गैर मौजूदगी का एहसास हुआ था। मटेरियल मटेरियल फाइल करने गया है आज, इसीलिए गया है। वो अब बैग कंधे पर डाल रही थी। नाजुक से लैपटॉप दोनों हाथों में थामे सीने से लगा लिया। वो अब जाने के लिए तैयार थी। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, मैडम रुशना के लफ्ज़ों ने कब से इसके पैरों में जंजीर डाल ली। कोई दर्द है जो तुम्हें सोने नहीं देता? वो दर्द किसका दिया हुआ है? वो झटके से रुकी। कई एक लम्हा लगा इनकी एक बात को समझने में, प्रोसेस करने में, और फिर चेहरा सुर्ख पड़ गया। दिल लहू लहू हुआ। वो यूं ही खड़ी रही, कुछ न बोली। अपनी ज़ात पर बात करना सबसे मुश्किल काम था। दर्द को दबा कर नहीं रखते, ये खा जाता है, इसे बाहर निकाल दो।
इसे अंदर पनपने मत दो। वो ठहर गई, पर इसे यूं ही खड़े देखकर फिर से गोरियां हुईं। तुम्हारे आसपास सैकड़ों लोग हैं फजर। लोगों को अपना दर्द नहीं सुनाया करते, लोग फकत मज़ा लेते हैं। वो झटके से मुड़ी, अपनी आंखें मैडम रुशना की आंखों में डाल दी। वो कई लम्हे फजर को देखे गई। खूबसूरत चेहरा सबसे सुर्ख हुआ था, आंखें कुर्बज़दा लग रही थीं, और फजर में राज किसी को इजाज़त नहीं देती थी कि कोई उसके दर्द का मजाक उड़ाए। मैडम, इस बार इसकी आवाज़ हल्की थी, फिर वो रुकी नहीं। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद हो गया और मैडम रुशना बैठी रह गईं। ठीक ही तो कहा था इसने, फजर में राज के दर्द तक रसाई इतनी आसान नहीं थी। चलिए आज के एपिसोड को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अच्छा, मैंने ना कुछ सीन्स पढ़े थे इस नावल को स्टार्ट करने से पहले, जिनकी वजह से मैंने ये नावल स्टार्ट किया था। इसकी फजर की बहन का ज़िक्र था ना, मुनार मेरे ख़्याल से नाम था उसका। उसकी स्टोरी क्यों नहीं खोल रहे अभी तक ना? मुझे उसके बारे में जानना है। और प्लस एक कोई रईस करके भी कुछ था एपिसोड में ना, उसमें नाम जिसमें मैंने सुना था, वो भी नहीं आया अभी तक। और इसकी फजर की भी ना मुझे कुछ अजीब सी स्टोरी लगती है, मतलब कि पीछे कुछ ना कुछ निकलेगा इसका भी, कि ये इस तरह की है, इस टाइप की है। ऐसा मुझे लगता है कि इसकी भी जो पर्सनैलिटी है ना, वो अभी तक सिर्फ दिखाई जा रही है, लेकिन इसके पीछे की वजह नहीं अभी तक दिखाई गई। प्लस इसकी मम्मा भी अजीब सी थी यार, हर वक्त बददुआएं देती रहती थी इसको मुंह भर भर के। मे बी इसने पास्ट में कुछ किया हुआ होगा फजर ने, या फिर शायद इसकी माँ की जहनी हालत ही ऐसी होगी, आई डोंट नो। बट मैं इसकी जो सिस्टर थी ना मुनार, उसकी स्टोरी जानने में दिलचस्पी रखती हूँ मैं। बहरहाल आप लोग बताएं कमेंट्स में कि आप लोगों को कैसा लगा नॉवल। और प्लीज़ यार आप लोग लाइक कमेंट किया करें, सब्सक्राइब किया करें। पता है 80% से भी ज़्यादा लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। हद करते हैं यार आप। मैं इतने मज़े मज़े के नॉवेल्स लेके आती हूँ, आप लोगों की पसंद पे पढ़ती हूँ, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। स्टिल आप लोग मेरी मेहनत का कोई मुझे, ऑफ कोर्स आप लोगों से अजर तो नहीं मैं कुछ भी मांगती, बट स्टिल यार लाइक कमेंट किया करो, सब्सक्राइब किया करो, अच्छा लगता है।